हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ठीक है। पूरा चैप्टर जो ये पूरा लेक्चर होगा हमारा, इसमें हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में पॉइंट 1.1 है, उसके बारे में हम पूरी बातें करेंगे। ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है। सारे पॉइंट एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे, बाहर से कुछ भी नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ चीजें होंगी जो हम आउट ऑफ द बॉक्स लेकर के चलेंगे। ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई साहब जो पेपर का लेवल आ रहा है, ठीक है, इस समय जो नीट का दिमाग फिरा हुआ है वो कुछ भी पूछ रहा है। ठीक है। क्योंकि नीट ने सिलेबस कम कर दिया है अपना। ठीक है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस अब आ रहा है सीबीएसई के द्वारा, वो सिलेबस कम हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। तो अब एनसीईआरटी के पास, सॉरी, नीट के पास चीजें पूछने के लिए इतनी कम बची हुई हैं कि अब उन्हें डीप में घुसना पड़ रहा है किसी भी चीज को पूछने के लिए। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम डिटेल में चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है। ठीक है। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब एक जनरल टर्म में अगर आप बात करो तो विभिन्नता। ठीक है। कि कितनी प्रकार की वेरिएशंस हमें देखने को मिल रही हैं किसी भी चीज में। ठीक। अब यहाँ पे हम किसी भी चीज की क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड की। ठीक है। मतलब हम उस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हम उस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। जो सबसे पहली बात कही गई है वो है कि अ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट अराउंड अस। ठीक है। हमारे आसपास कई वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और उनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में ही। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया गया पॉटेड प्लांट्स के बारे में। ठीक है। उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जिनको आपने गमलों में लगा रखा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा इंसेक्ट्स हैं। ठीक। उसके अलावा बर्ड्स हैं। उसके अलावा पेट्स हैं, एटसेट्रा। ठीक। तो इस इतने टाइप की वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं आपके सराउंडिंग में। ठीक है। ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, बट फिर भी वो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की, हम बात कर रहे हैं वायरसेस की। ठीक। ये सारे इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि इनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे जैसे हम अपना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, सपोज करो एक छोटा सा एरिया, ठीक, तो यहाँ पे आपको कम चीजें देखने को मिलेंगी। हमने एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिया तो हमें चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब तो वही बात कही एनसीईआरटी ने कि अगर आप एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते हैं तो आपको ग्रेटर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे वहां पे। ठीक है। जैसे कि आप एक गार्डन को ऑब्जर्व कर रहे हो और एक फॉरेस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है भाई, फॉरेस्ट में आपको ज्यादा एनिमल देखने को मिलेंगे, ज्यादा बर्ड्स देखने को मिलेंगी, ज्यादा इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ज्यादा प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ठीक। वहीं गार्डन में आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 3 4 5 प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एक दो कुत्ते दौड़ते मिल जाएंगे, ऊपर से 2 कौवे उड़ते मिल जाएंगे, बस वही मिलेगा आपको। ठीक है। तो जितना ही आपका एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। थोड़ा फास्ट पेस हो रहा हो तो धीरे करते हैं। अब अगर हम एक डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो डेंस फॉरेस्ट में सिग्निफिकेंटली हमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे और ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है। देखो, हमने यहाँ पे टर्म क्या इस्तेमाल किया है, मोर ऑर्गेनिज्म एंड स्पीसीज। ठीक है। हमने ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया है कि हम बात कर रहे हैं भाई अलग अलग एनिमल्स को लेकर के, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। ठीक। और हम अलग अलग स्पीसीज की बात कर रहे हैं भाई, सब सेम, देखो ऑर्गेनिज्म सेम के भी हो सकते हैं, अलग अलग के भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज भी हमें देखने को मिलेंगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हमें देखने को मिलेंगे। देन स्मॉलर और अर्बन एरियाज। ठीक। अगर हम बात करें कि शहरों की बात कर लो या फिर कि छोटे मोटे गांव की बात कर लो, ठीक है, अर्बन एरियाज की बात कर लो, तो इनके कंपैरिजन में आपको डेंस फॉरेस्ट में ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी वहां पर। ठीक है। और ये बात पता होनी चाहिए आप सभी लोगों को कि जितना ज्यादा डेंस वेजिटेशन होता है वो उतनी ही रिचर बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। देखो, कहने का क्या मतलब है कि
अगर कहीं पे सिर्फ एक या दो प्लांट्स हैं तो आप उसको बायोडाइवर्सिटी नहीं बोल सकते भैया, क्योंकि वो सिर्फ एक या दो वैरायटी के वहां पे चीजें अवेलेबल है, ठीक। और वहां से आपको जो नेचर का कंजम्पशन मिल रहा है या फिर आपको चीजें मिल रही हैं वहां से, वो काफी ज्यादा लिमिटेड होंगी, ठीक। लेकिन अगर वहां पे वेजिटेशन ज्यादा है, वेजिटेशन का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनिमल्स प्लस प्लांट्स के बारे में भी, ठीक। अगर ये ज्यादा होगा तो वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी होगी ना, वो भी काफी ज्यादा रिच होगी, काफी ज्यादा वैलिड कंडीशन में पाई जाएगी, ठीक। अब एनसीईआरटी ने आगे कहा हुआ है कि ईच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, सीन इज कंसीडर्ड अ स्पीसीज। ये जो भी चीजें आपको दिख रही है ना, इनको एज अ स्पीसीज हम कंसीडर करते हैं, एज अ काउंट करते हैं, ठीक है। अब हमने स्पीसीज इतनी बार इस्तेमाल कर लिया, तो स्पीसीज का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। तो स्पीसीज क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पीसीज, ठीक। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंटरब्रीड कर सके, मतलब आपस में वो रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है। इंटरब्रीड का मतलब कि आपस में उनका रिप्रोडक्शन हो सके और वो ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके। देखो, ऑफस्प्रिंग तो पैदा हो ही रहा है, साथ ही साथ वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब पहली जनरेशन पैदा हुई, ऑफस्प्रिंग इनफर्टाइल है, पता चला अगली जनरेशन नहीं पैदा होने पाएगी वहां पे, ठीक है। तो इस बात का खासा ध्यान रखना होगा कि हम स्पीसीज किसको कंसीडर कर रहे हैं। तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को वो पैदा कर सके, उनको हम एज अ स्पीसीज कंसीडर कर रहे हैं, एज अ स्पीसीज हम काउंट कर रहे हैं, ठीक। अब ऑल ओवर अर्थ, ठीक है, हम ग्लोबली बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट ने करीब 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है और डिस्क्राइब किया है, ठीक है। मतलब करीब 17 से 18 लाख स्पीसीज को साइंटिस्ट ने क्या किया है? आइडेंटिफाई किया है और डिस्क्राइब किया है, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज्यादा और स्पीसीज नहीं है, ठीक है। इससे कई गुना स्पीसीज है। हमने तो सिर्फ अभी ऊपर की एक सतह खरोची है, ठीक है, तब हमें जाकर के 17 से 18 लाख स्पीसीज मिली हैं। अभी पता नहीं कितने अनगिनत स्पीसीज पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, डिस्कवर होने की उम्मीद में। भैया जल्दी आओ, हमको ढूंढो, ठीक है। अब इसी वैरायटी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक। यही जो वेरिएशन मतलब जो यही हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज देखने को मिल रही हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक। अगर बायोडाइवर्सिटी से इन जनरल कोई डेफिनेशन पूछे या फिर आपको बताना हो कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है भैया, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्लस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ठीक है। हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे पाए जा रहे हैं प्लस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो, एक स्पीसीज में तो पता चल रहा है कि भाई साहब कई सारे जानवर पड़े हुए, नहीं, हम उन नंबर्स को भी काउंट करेंगे और हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज को भी काउंट करेंगे। सबको मिलाकर की जो चीजें होंगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायो का मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी की मतलब विभिन्नता, ठीक है। मतलब लिविंग वर्ल्ड में जो विभिन्नताएं हैं उनको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उतनी ही स्पीसीज हमने जितनी अभी तक पता की है 1.7 टू 1.8 बिलियन उतनी ही है, नहीं भैया, अभी भी डिस्कवर हो रही हैं। और खासकर उन एरियाज में भी जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कवर कर रखा हुआ है, वहां पर भी हमें नए नए ऑर्गेनिज्म, नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रही हैं, ठीक है। न्यू स्पीसीज आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड इवन इन द एरियाज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड। मतलब हमने जो एरियाज ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखे हुए हैं, वहां पर भी हमें कभी कभी कोई नई स्पीसीज देखने को मिल जाती है, ठीक। और साइंटिस्ट कंटिन्यूअसली इस बायोडाइवर्सिटी के रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। साल दर साल हमें कहीं ना कहीं नई स्पीसीज देखने को मिल जाती है। अब ये आता है हमारा पहला कॉन्सेप्ट, हाइलाइट्स, ठीक। आपको इस जितनी भी हम इस सीरीज कंटिन्यू करेंगे, इसमें आपको दो चीजें स्पेशली देखने को मिलेंगी। पहली होगी कॉन्सेप्ट हाइलाइट्स, ठीक, और दूसरी होगी आपको जो देखने को मिलेगी वो होगी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें, ठीक। थोड़ी सी हम आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे, थोड़े से हम कॉन्सेप्ट्स के हाइलाइट्स को देखेंगे। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं आपको, पहला स्पीसीज के बारे में, दूसरा बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक। तो स्पीसीज क्या होती है कि बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब भी आप चीजों को क्लासिफाई करते हो तो एक बेसिक चीज से स्टार्ट करते हो, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट चीज से आप स्टार्ट करते हो। तो वो जो सबसे सिंपलेस्ट चीज है ना, वो क्या है आपकी?
एक स्पीसीज को हम काउंट करते हैं एज अ सिंपलेस्ट चीज और एज अ बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, अब सेम स्पीसीज आप किसको कहोगे, तो फिर वही बात हो गई कि भाई साहब फीचर उनके सिमिलर होने चाहिए और जो ऑफस्प्रिंग होने चाहिए उनके, जो उनके बच्चे होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो इन फ्यूचर में भी बच्चे पैदा कर सके। ठीक, अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, सो इट डिस्क्राइब्स द टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक, ये टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म को डिस्क्राइब करता है, मतलब नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक, अब इनको हम 3 लेवल पर स्टडी करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा जेनेटिक लेवल पर, दूसरा हमारे स्पीसीज लेवल पर, और तीसरी स्टडी है हमारी वो इकोसिस्टम लेवल पर। ठीक, जेनेटिक लेवल पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि स्पीसीज विद इन स्पीसीज की डायवर्सिटी क्या है। ठीक है, मतलब विद इन स्पीसीज में किस प्रकार की डायवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है, और स्पीसीज में जो हम चीजें देखते हैं वो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज किस प्रकार से हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। और इकोसिस्टम में हम बात करते हैं कि हैबिटाट्स और इकोलॉजिकल कम्युनिटीज के बीच में हमें किस प्रकार की डायवर्सिटी देखने को मिल रही है। ठीक, तो वो होती है हमारी इकोसिस्टम वाली चीज। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स वाली बात कर लें, तो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कि टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है और रिकॉर्ड किया है, बट एस्टिमेट किया गया है। देखो, इन्होंने भी एक्चुअल नहीं बोला है, वो बोला है कि एस्टिमेटेड रेंज बता रहे हैं आपको हम, अराउंड 8.7 मिलियन स्पीसीज या प्लस हैं, मतलब करीब 87 से 88, भाई साहब 90 मान लो, मैं कह रहा हूं 90 मान लो, ये डेटा काफी पुराना होगा। ठीक है, तो आज के समय में भाई साहब मान लो कि 90 लाख से ज्यादा स्पीसीज अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं, टोटल स्पीसीज ऐसी हैं जो पड़ी हुई हैं अभी के अभी। ठीक, और हमने सिर्फ उसमें से 20% को डिस्कवर किया है। ठीक है, और मोस्ट आर स्टिल अननोन, और बाकी को तो अभी हम जानते ही नहीं है। तो कई सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो हम जानते ही नहीं है। और एज ऑफ कोर्स आप जानते हो कि भाई साहब क्लाइमेट चेंज, ठीक, सबसे बड़ा खतरा है इन सभी स्पीसीज के लिए कि ऐसी ऐसी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं जिनसे हमको मिलने का मौका तक नहीं मिला। ठीक है, मतलब कई सारी स्पीसीज ऐसी थी जो डिस्कवर हुए बिना एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब क्लाइमेट चेंज इतना खतरनाक है कि आप ऐसी चीजों को खत्म करते जा रहे हो, ऐसी चीजों को आप भूलते जा रहे हो जिनको दुनिया के सामने आने का मौका तक नहीं मिला। ठीक है, फिर भी खैर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, फंजाई, ये सबसे लार्जेस्ट हिडन सेगमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। ठीक है, इनमें भी चीजों को अभी डिस्कवर करना बाकी है, इसलिए इनको हिडन सेगमेंट बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये जनरली दिखती नहीं है, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी को बनाता है। ठीक, और इंडिया जो कि वन ऑफ दी 17 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज में आता है, इट होल्ड्स अराउंड 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। पूरे दुनिया का 8% के आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है वो अकेला इंडिया होल्ड करता है, और ये 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में एक कंट्री आती है इंडिया हमारी। ठीक, अब बायोडाइवर्सिटी इतनी जरूरी क्यों है? ठीक है, मैं चिल्लाया जा रहा हूं बायोडाइवर्सिटी ये बायोडाइवर्सिटी ये, भाई साहब बायोडाइवर्सिटी जरूरी है क्यों? तो सबसे पहली बात कि ये इकोसिस्टम का बैलेंस बनाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आपके इकोसिस्टम का बैलेंस बनाती है। दूसरी चीज, ये क्लाइमेट को रेगुलेट करती है। तीसरी चीज, ये पॉलिनेशन और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, साथ ही साथ मेडिसिन और नेचुरल रिसोर्सेज भी हमें यहां से मिलते हैं, और सभी लाइफ फॉर्म्स के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी चीज है ये। ठीक है, तो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसे पता चल गया कि करीब 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं, मतलब कई सारे मिलियन स्पीसीज अर्थ पर मौजूद हैं। ठीक, तो हर एक स्पीसीज को उनके लोकल नाम से जाना जाता है, उनके पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, मतलब अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना हो तो उनके लोकल नाम से हम जनरली आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई साहब अगर हमारे यहाँ पे कुत्ते को कुत्ता ही बोला जाता है, बिल्ली को बिल्ली ही बोली जाती है। ठीक, क्या पता किसी कहीं दूसरे जगह में कुत्ते को कुछ और बोला जाता हो, ठीक, बिल्ली को कुछ और बोला जाता हो, गधे को कुछ और बोला जाता हो। गधे तो गधे ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी में तुलसी को तुलसी बोलते हैं अपन। ठीक है,
लेकिन अंग्रेजी में उसे हम क्या बोलते हैं, होली बेसल बोल देते हैं, ठीक है, बैसिल बेसल जो भी तुम्हें समझ में आता हो, BASIL, ठीक, होली बेसल, ठीक, अंग्रेजी में बोल देते हैं। देखो टर्म अलग अलग है, चीजें वही है, ठीक। तो उनके लोकल नेम्स से हम उनके रीजन में जानते हैं, लेकिन लोकल नेम वैरी करते हैं प्लेसेस टू प्लेसेस, ठीक, लोकल नेम वैरी फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस इवन विद इन द सेम कंट्री। मतलब हमारे यहाँ जो चीज बोली जा रही है वही मैं नॉर्थ में चला जाऊँ, साउथ में चला जाऊँ, तो वहां चीजें कुछ और बोली जाएंगी, ठीक। पता चला कि किसी दूसरे देश में कुछ और बोला जा रहा है, जैसे नीम को तमिलनाडु में कुछ और बोला जाता होगा, राजस्थान में कुछ और बोला जाता होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नीम को नीम बोलते हैं, ठीक। तो क्या पता कि उस चीज को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए गए हुए हों। तो लोकल नेम कभी भी आपके नामकरण का तरीका नहीं हो सकता, ठीक है, कि आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उनके लोकल नेम से जानो, ठीक है। इससे अगर आप लोकल नेम से उनको जानने लगते हो तो क्या होता है, इससे कंफ्यूजन बढ़ने लगती है, ठीक। मैं जानने की बात सॉरी मतलब जानने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि उनको आप जब आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, जब आप उनको प्रॉपर नाम वगैरह लिखते हो उनका, कि ये नई स्पीसीज हमने ढूंढी, इसका हमें नाम लिखना है अब, ठीक है। तो क्या पता कि उस स्पीसीज को कहीं किसी और नाम से जाना जाता हो, कहीं किसी और नाम से जाना जाता हो, तो वो चीजें कंफ्यूजन पैदा करती। तो हमें एक सिंगल नाम चाहिए, एक सिंगल पर्टिकुलर नाम चाहिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो, ठीक, और उसको उसी नाम से हर जगह जाना जाए, ठीक है। दिस लीड्स टू कंफ्यूजन व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन टॉक्स अबाउट द सेम ऑर्गेनिजम्स यूजिंग डिफरेंट नेम, ठीक। बात तो एक ही ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं लेकिन अलग अलग नाम लेकर कर रहे हैं, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक यूनिवर्सल सिस्टम की जरूरत है, ठीक है, यूनिवर्सल सिस्टम इज रिक्वायर्ड सो दैट साइंटिस्ट एंड पीपल वर्ल्ड वाइड, ठीक, जो भी साइंटिस्ट हैं और जो भी पीपल वर्ल्ड वाइड हैं, कैन रेफर टू ऑर्गेनिज्म इन अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट वे, ठीक, ताकि वो उस ऑर्गेनिज्म को एक क्लियर और कंसिस्टेंट वे में आइडेंटिफाई कर सकें, रेफर कर सकें, ठीक। अब थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स वाली बात है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो था वो कार्ल लिनेस के द्वारा दिया गया था, और इसमें दो यूनिक नेम पार्ट सिस्टम था इनका, जिसमें एक पहला नाम हमारा जीनस का होता है, दूसरा नाम हमारा स्पीसीज के लिए होता है, ठीक। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के लिए, तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, ठीक। तो होमो जो वर्ड है वो हमारा जीनस नेम है, और सेपियंस जो है हमारी स्पीसीज की नेम है, ठीक। वहीं अगर लैटिन में बात की जाए, ठीक, तो लैटिन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। मतलब अब इसमें किसी प्रकार का क्या बोलते इवॉल्वमेंट, ठीक है, मतलब इसमें किसी प्रकार की अब इवॉल्वमेंट नहीं होगी, अब ये इवॉल्व नहीं करेगा कि इसमें कुछ चेंजेस हो रही है, नहीं, ये लैंग्वेज डेड हो चुकी है, इसीलिए हम लैटिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को बताने के लिए, खासकर साइंटिफिक नेम्स देने के लिए, ताकि चीजें चेंज ना हो, ठीक है। सो इट इज अ डेड लैंग्वेज मीनिंग इट डज नॉट इवॉल्व, सो नेम्स रिमेन स्टेबल एंड यूनिवर्सल, ठीक। अब इसी सिस्टम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अ साइंटिस्ट इन जापान, अ साइंटिस्ट इन ब्राजील और अ साइंटिस्ट इन इंडिया कैन टॉक ऑल अबाउट द सेम ऑर्गेनिज्म विदाउट कंफ्यूजन, ठीक। मतलब ये सारे लोग एक ही ऑर्गेनिजम्स के बारे में बातचीत कर सकते हैं आपस में बैठ करके चाय पीते हुए, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, भले उनके यहाँ उस ऑर्गेनिज्म के लोकल नाम कुछ और ही हो, लेकिन साइंटिफिक नेम तो उनका सेम ही है, ठीक। अब so there is a standard need of naming the living organism, ठीक। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ी है हमें, ठीक है, ताकि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नाम से जाना जा सके, ठीक। और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, नोमेनक्लेचर बोला हमने, ठीक है। नोमेनक्लेचर मतलब नाम देने की, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है, उनको नाम दिया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसमें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड नेम या फिर साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि हम एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नेम प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, बट नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब प्रॉपर्ली एंड करेक्टली रिकॉग्नाइज। लेकिन किसी भी चीज को नाम देना तभी संभव है कि जब तक उसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब ना किया जाए और जब तक उसको प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए, ठीक है। किसी के घर में बच्चा हुआ, ठीक, अब उसको आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किया कि लड़का है कि लड़की है, लड़का है तो नाम दे दिए लड़कियों वाले, लड़की है तो नाम दे लड़कों वाले, तो ये नहीं है ना, ठीक नहीं है ये, ठीक है। तो आपको उस चीज को प्रॉपर्ली पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि भाई साहब ये जानवर है, ये चीजें हैं, और उसको प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअल में वो चीज है भी कि नहीं है, ठीक है।
तो करेक्टली रिकॉग्नाइज, और जब उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब कर लोगे तब जाकर के उसको एक प्रॉपर नाम दिया जाएगा, प्रॉपर नॉमेनक्लेचर उसका किया जाएगा। ठीक। अब दिस प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन एंड असेसिंग अ नेम टू द करेक्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक। नॉमेनक्लेचर से पहले क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक। जिसमें उस ऑर्गेनिज्म को हम पहचानते हैं और उसको एक नाम दिया जाता है। ठीक। तो करेक्टली डिटरमाइनिंग विच ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ऑब्जर्व्ड और स्टडीड इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक। चल क्यों नहीं रहा, इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक। नहीं चल रहा तो छोड़ो, चलो कॉन्सेप्ट हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इट्स फीचर एंड द फर्स्ट स्टेप इन स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक। बायोडाइवर्सिटी जब हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा वो वही होगा कि किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कैसे करना। ठीक। उसके बाद नॉमेनक्लेचर आता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो हम नाम देते हैं उनके करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बेस पर वो कहलाता है नॉमेनक्लेचर। ये ग्लोबल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक। अब आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर के बीच का रिलेशन क्या है। आपने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, अब उस नाम उसको आपने रेफर किया या फिर दिया एक स्टैंडर्ड नाम। ठीक। सबसे पहले आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उस ऑर्गेनिज्म को आप नाम देते हो। तो उनके बीच का यही म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि भैया हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तुम्हारा काम है उसको नाम देना, लेकिन जब तक तुम आइडेंटिफाई नहीं करोगे हम नाम नहीं दे पाएंगे। तो दोनों का काम आपस में चल रहा है। ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आगे आने वाली हैं। ठीक है। कि जो स्टैंडर्ड नेमिंग कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि भाई साहब जानवरों को तुम ही नाम दोगे और प्लांट्स को तुम ही नाम दोगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को नाम देता हुआ फिर रहा है, नहीं। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये प्लांट्स को नाम देने के लिए एक संस्था है जो प्लांट्स को नाम देती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट्स को नाम देती है। ठीक। उसी प्रकार से ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये वो संस्था है जो एनिमल्स को नामकरण देती है, एनिमल्स को नाम देती है। ठीक। अब अगर हम बात करें नेमिंग की, तो साइंटिस्ट क्या क्या कंपेयर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हुए। तो सबसे पहले वो उसकी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक। उसके बाद वो उसके बिहेवियर को चेक करते हैं, उसके हैबिटाट को देखते हैं कि भाई साहब रह कहाँ रहा है ये। ठीक। और सम टाइम उनके जेनेटिक मेकअप को भी चेक किया जाता है कि किस प्रकार उनका जेनेटिक बिल्डअप है, किस प्रकार वो उनके जेनेटिक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक। इन सभी चीजों को ध्यान में देते हुए तब जाकर के किसी भी जानवर को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्लांट को एक नाम दिया जाता है। ठीक। और यूनिवर्सल जो नेम होता है ना, वो सबसे बड़ी बात है कि वो रीजनल कंफ्यूजन को हटा देते हैं। ठीक है। जैसे कि इंडिया में ब्रिंजल को हम हिंदी में बैंगन बोलते हैं या ब्रिंजल बोलते हैं। ठीक। लेकिन वहीं यूएस वगैरह में उसको एग प्लांट बोला जाता है, लेकिन साइंटिफिक नेम हर जगह सेम है। क्या है वो, सोलेनम मेलोजेनेला। ठीक। मेलोजेना, मेलोजेना। ठीक। सोलेनम मेलोजेना साइंटिफिक नेम है किसका, बैंगन का, जो कि हर जगह पर सेम है, कहीं भी इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक। अब अगले स्लाइड पे आते हैं। तो अगले स्लाइड में क्या बताया गया हमें कि टू मेक स्टडी इजियर साइंटिस्ट डेवलप्ड प्रोसीजर फॉर असेसिंग assigning scientific name to organisms and these names are universally accepted by biologists वर्ल्ड वाइड। वही सारी चीजें हैं कि फॉर प्लांट ICBN देता है और एनिमल्स के लिए ICZN देता है। फुल फॉर्म आप सभी लोग याद कर लो, पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये बोटेनिकल वाला प्लांट्स को नाम देगा और ये जूलॉजी वाला जो होगा वो जानवरों को नाम देगा। ठीक। अब साइंटिफिक नेम्स फॉलो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी भी प्रकार से चला जा रहा है, नहीं भैया, एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देने के लिए। ठीक है। एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन होता है उन ऑर्गेनिजम्स का जो कि हेल्प करता है किसी भी व्यक्ति को एनीवेयर इन द वर्ल्ड वो सेम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए बाय द सेम नेम। अगर उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम वही है, सेम है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उस ऑर्गेनिज्म को उस नाम से वो आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक। एंड दीज कोड ऑल्सो इंश्योर दैट अ नेम इज नॉट डुप्लीकेटेड और यूज्ड फॉर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाए
और डुप्लीकेट नाम ना हो पाए, ठीक है, कि दो ऑर्गेनिज्म को सेम नाम ना दिया जाए, ठीक। अब कॉन्सेप्ट हाइलाइट्स, आईसीबीएन प्लांट्स के लिए कितनी बार आएगा भैया, एडिटर मार खाओगे तुम हमसे, मतलब वो तो हम ही है, सॉरी, ठीक है। आईसीबीएन प्लांट्स के लिए है और आईसीजेडएन एनिमल्स के लिए है, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम इतने मैटर क्यों करते हैं, सारी बात वही बात है। सबसे पहली बात कि ये कंफ्यूजन को एलिमिनेट करता है लोकल नेम से, ठीक, ग्लोबल कम्युनिकेशन को अलाउ करता है, डुप्लीकेट नेम को प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ एक क्लियरिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, इसीलिए साइंटिफिक नेम इतने जरूरी हैं, ठीक। कार्ल लिनियस वो प्रियर मॉडर्न साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेमिंग को स्टार्ट किया, खासकर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें दो नाम होते हैं, ठीक। और साइंटिस्ट नेम्स आर यूजुअली इन लैटिन और लैटिनाइज्ड, ठीक है, साइंटिस्ट के जो नाम लिखे जाते हैं, साइंटिफिक नेम जो लिखे जाते हैं या फिर वो लैटिन में होते हैं या फिर उसको लैटिनाइज्ड किया जाता है, ठीक, बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज एंड डज नॉट चेंज ओवर टाइम। अ साइंटिफिक नेम इज यूनिक एंड कंसिस्ट ऑफ अ जीनस नेम, जिसको हम कैपिटलाइज करके लिखते हैं, मतलब पहला नाम इसका कैपिटल में लिखेंगे और वहीं स्पीसीज का जो लोअर केस होगा, पहला नाम लोअर केस में होता है, मतलब सारे लोअर केस में होते हैं, बट जीनस के लिए जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कि पैंथेरा लियो, लायन का जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, इसमें पी देखो, पी कैपिटल है, बाकी जो स्मॉल है, और लियो में सारे स्मॉल रहेंगे, ठीक। अब once published and accepted under these two, ICBN and ICZN, a name become globally recognized। जब कोई भी नाम एक बार पब्लिश हो जाता है और इन दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो नाम ग्लोबली फिर रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हाँ भैया इस जानवर का या फिर इस चीज का नाम यही होने वाला है आगे चल के, ठीक। Biologists use universally accepted principle to assign scientific name. Each scientific name has two parts: generic name, a species name. This system is called binomial nomenclature. Bi का मतलब two, nomial का मतलब name. This Carl Linnaeus simple, यार बड़ी मार खाओगे अभिषेक तुम, इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सिंपल होता है, लॉजिकल होता है, यूनिवर्सली कंसिस्टेंट होता है और लोकल नेम्स कंफ्यूजन को अवॉइड करता है। यही चीजें बार बार साले सब छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हें सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे वो। किया है, नहीं किया, कर दो यार, थैंक यू सो मच। चलो अब बात करते हैं मैंगो की, एग्जाम्पल के तौर पर सबकी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है भाई साहब, मैंगीफेरा इंडिका। क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। देखो एम कैपिटल है और इंडिका में आई स्मॉल है, बाकी चीजें स्मॉल ही चलती हैं, ठीक। मैंगीफेरा जीनस नेम है जो कि एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, इंडिका एक स्पीसीज एपिथेट है, स्पीसीज नेम है जो कि एक स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक। दोनों लेटर को अगर आप टाइप करते हो तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा, किसमें, वो होता है ना तिरछा वाला जो होता है इटैलिक्स, या इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर उसको आप हैंड रिटन लिखते हो तो भाई साहब उसको आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक। अगर मतलब जैसे मान लो कि ये राइटिंग वाला है तो मैग्नीफेरा इंडिका लिखूंगा तो उसको मैग्नीफेरा को अलग, इंडिका को अलग मुझे अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक। आउट ऑफ द बॉक्स की चीजें थोड़ी सी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूनिवर्सल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, करेक्ट क्लासिफिकेशन देता है, डुप्लीकेशन ऑफ नेम को अवॉइड करता है। फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस, डॉग का साइंटिफिक नेम कैनियस लूपस, ओके लूपस, और राइस का साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा, यस याद है मुझे, ओराइजा सटाइवा देख के बोला मैंने, ठीक है। जीनस इज शेयर्ड बाय रिलेटेड स्पीसीज व्हाइल स्पीसीज एपिथेट इज यूनिक विद इन दैट जीनस। देखो जो जीनस होता है ना वो स्पीसीज के बीच में शेयर किया जाता है, ठीक है, कि एक स्पीसीज दो जीनस, मतलब दो जीनस के अंदर सेम स्पीसीज आ सकती है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, सोचो। पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा हमारा जीनस है, ठीक, लियो टिग्रिस हमारी जो है वो स्पीसीज है, ठीक। टाइगर अलग स्पीसीज, लायन अलग स्पीसीज, लेकिन दोनों के दोनों किस जीनस में आ रहे हैं, पैंथरा में आ रहे हैं। तो जीनस इज शेयर्ड बाय रिलेटेड स्पीसीज, जबकि जो स्पीसीज होती है वो यूनिक होती है हर एक जीनस के लिए, ठीक है, मतलब विद इन जीनस में वो क्या होती है, अलग होती है। मतलब लियो एक डिफरेंट स्पीसीज है और टिग्रिस एक डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन दोनों दोनों किस में आती है, किस जीनस में आती है, पैंथेरा में आती हैं, ठीक। 4 पिलर्स, ठीक है, जिसको 4 नियम बोले जाते हैं, यूनिवर्सल रूल होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। सबसे पहला रूल, साइंटिफिक नेम जब भी लिखे जाएंगे लैटिन में लिखे जाएंगे, लैटिनाइज या फिर उसको लैटिनाइज किया जाएगा, ठीक है।
रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिनल लैंग्वेज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस लैंग्वेज से ओरिजिन होकर के आया, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई या नहीं। अगर उसको लिखा जाएगा तो चाहे तो वो लैटिन में लिखा जाएगा या उसको लैटिनाइज्ड किया जाएगा। अगर लैटिन में नहीं होगा तो उसको लैटिनाइज किया जाएगा, ठीक। और उसको हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा अगर टाइपिंग है, और अगर हैंड रिटन है तो दोनों को सेपरेट हम अंडरलाइन करके लिखेंगे, ठीक। नेम के जो स्ट्रक्चर रूल है कि पहला वर्ड हमेशा जीनस होगा और सेकंड वर्ड हमेशा हमारा स्पीसीज एपिथेट के लिए होगा, स्पीसीज के लिए होगा, ठीक। वही राइटिंग फॉर्मूला मतलब राइटिंग फॉर्मेट का रूल क्या है कि जब टाइप किया जाएगा इटैलिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब भी हैंड रिटन होगा दोनों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक। जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा और स्पीसीज हमेशा एक स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे कि नीचे हमने दो एग्जांपल दिए हैं आपको। मैग्नीफेरा इंडिका पहला जो कि करेक्ट फॉर्म में है, दूसरा इनकरेक्ट फॉर्म में, क्योंकि इसमें जो एम है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक। मां कसम गुस्सा आ रहा है मुझे अपने ऊपर। एक ही चीज मैंने इतनी बार नोट्स में क्यों डाली है, क्यों? हद है यार। अगली बार से ध्यान रखूंगा पक्का ना। अभी थोड़ी सी नई बात है कि कभी कभी साइंटिफिक नेम में साइंटिस्ट का भी नाम डाला जाता है, साइंटिस्ट के नाम की साइटेशंस की जाती हैं, ठीक है। जब आप डिजिटेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साइटेशन होती क्या है। फट जाती है साइटेशंस करने में, ठीक है। एक एक करके साइटेशन करो। छोड़ो, साइंटिस्ट के नाम को साइंटिफिक नेम के जस्ट एंड में डाला जाता है, बाद में डाला जाता है विद अ डॉट, ठीक है। उनके एब्रिविएटेड फॉर्म में, ठीक है। डॉट का मतलब वही होता है, एब्रिविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में डाला जाता है। जैसे कि कार्लस लिनियस, तो हमने उनका जो दूसरा नाम है ना लिनियस, लिनियस को शॉर्ट फॉर्म होगा लिन, तो उसको हमने इस्तेमाल किया। जैसे कि मैंगी फेरा इंडिका लिन, मतलब मैंगी फेरा इंडिका के बारे में किसने बताया था? कार्लस लिनियस साहब ने बताया था, ठीक है। तो लिन रेफर्स टू लिनियस द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब दीज स्पीसीज या फिर दो स्पीसीज, ठीक। पर्पस क्या होता है कि ओरिजिनल डिस्क्राइबर को बताता है कि ये साइंटिफिक नाम इन साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, और ये कंफ्यूजन को प्रिवेंट करता है जब मल्टीपल साइंटिस्ट किसी सेम ऑर्गेनिज्म को नाम देने लगते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हेल्पफुल होता है ये जानने के लिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म ने किस साइंटिस्ट ने उस ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया है, ठीक है। इसके लिए होता है वो। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? नोमेनक्लेचर देख लिया कैसे होता है, आइडेंटिफिकेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, उनके बेसिस पर हम उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं और एक कन्वीनियंट कैटेगरीज में डालते हैं। एक प्रॉपर उनके लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती है, उन कैटेगरीज में उनको डाला जाता है, ठीक। अब क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ती है? तो टू मेनी ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी इंडिविजुअली, ठीक है। मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म नहीं है कि आप इंडिविजुअली एक एक को पढ़ना इज अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। आप उनको पढ़ नहीं सकते, इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसीलिए ये हमें हेल्प करता है चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए, और आइडेंटिफाई करने में ये हमें हेल्प देता है, ठीक। अब कुछ नेचुरल ग्रुपिंग्स की बात कर लीजिए, ठीक है। तो नेचुरली किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं हम प्लांट्स में, ठीक, एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में, ठीक। और बाकी वो कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, इस तरीके से, ठीक है। ये जो एग्जांपल दिए गए हैं एनसीईआरटी में उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। वी नेचुरली क्लासिफाई इन प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, कैट्स, डॉग्स, ठीक। जैसे कि अगर आप एक डॉग को सोच रहे हो, ठीक है, यू आर थिंकिंग अबाउट अ डॉग। एक कुत्ता है, कुत्ते की 4 टांगे हैं, एक पूंछ है, 2 कान हैं, ठीक, नुकीले नुकीले दांत हैं, दूध भी देता होगा, उसको क्या देती है, ठीक है। सॉरी। तो जब आप कुत्ते को सोचते हो तो एक इमेज जनरेट होती है ना उस चीज की, ठीक है। अब आप सोच रहे हो एल्स्टियन के बारे में, नाम कभी नहीं सुना, ठीक है। एक कुत्ते की ब्रीड है ये, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक इमेज तैयार होती है, भाई साहब ये कुत्ते की एक ब्रीड है, ठीक। अब हम मैमल के बारे में सोचते हैं तो कोई भी जानवर जिसके एक्सटर्नल ईयर हैं, मतलब कान हैं, और
बाल हैं उसके शरीर पर, तो उसको हम एज अ मैमल कंसीडर करते हैं, ठीक। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में सपोज करो हम वीट की बात करें, ठीक है, तो एक डिस्टिंक्ट इमेज बनती है ना इन चीजों को। हम वीट को राइस या बार्ली से लेकर कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सबके लिए किस पे अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज अपने दिमाग में बना रखी है, क्योंकि हमने उन चीजों को देखा हुआ है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब एक टर्म आता है टेक्सा, जिसको हम सिंगुलर में टेक्सॉन बोलते हैं, मतलब प्लूरल टेक्सा होता है, सिंगुलर टेक्सॉन होता है। तो टेक्सा क्या होता है? साइंटिफिक टर्म होता है क्लासिफिकेशन कैटेगरीज के लिए, ठीक, जिनमें हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, उन्हीं कैटेगरीज को नाम दे दिया गया है टेक्सा। टेक्सा डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स पर हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स के लिए ब्रॉड टेक्सा हो सकता है, वीट के लिए नैरो टेक्सा हो सकता है, ठीक। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स के लिए डिफरेंट टेक्सा हो सकते हैं, बट डिफरेंट लेवल्स पर, ठीक है। मतलब जो चीज जहां पे आ रही है, जो चीज जिस लेवल पे आ रही है, उस लेवल पर कितनी चीजें और अवेलेबल हैं, ठीक है, ये बताता है उसके टेक्सा के लेवल को। जैसे देखो, प्लांट्स में कई सारे प्लांट आ जाएंगे, तो वो लेवल काफी बड़ा है, ठीक। वीट एक सिंगल की बात कर रहे हैं, ठीक, तो वो लेवल काफी छोटा है। मैमल्स, मैमल्स में कई सारे जानवर आ जाएंगे, लेकिन अभी स्पेशली अगर हम डॉग की बात कर लें, तो डॉग में सिर्फ डॉग आएंगे और उनकी अलग अलग स्पीसीज आ जाएंगी, ठीक, डॉग की जो भी वैरायटी होंगी वो आ जाएंगी सारी की सारी, ठीक। तो नीचे हमने एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि डॉग एक मैमल है। एक मैमल जो है वो एक एनिमल होता है, सॉरी, एक मैमल जो है वो क्या होता है? एक एनिमल होता है। और दस अ डॉग इज अ मैमल, अ मैमल इज अ एनिमल, ठीक, मतलब कुत्ता एक जानवर भी है और कुत्ता मैमल भी है। कुत्ता मैमल है तो मैमल ही जानवर है, बात वही है, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स चीजें एनसीईआरटी की है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ी चीजें और जान लेते हैं कि जो टेक्सोनॉमिक लेवल्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। याद करने का तरीका, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। क्या है? कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। स्पीसीज सबसे छोटे लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में आती है, ठीक। क्लासिफिकेशन से आपको यूनिफॉर्मिटी आती है, क्लियरिटी आती है, ठीक, और क्रिटिकल होता है फॉर कंजर्वेशन पर्पस, ठीक, फॉर इवोल्यूशनरी स्टडी पर्पस और फॉर बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट पर्पस के लिए ये चीजें काफी ज्यादा क्रिटिकल भी होती हैं, ठीक। बोनस पॉइंट, Linus not only gave binomial nomenclature but also laid the foundation of modern taxonomy। जो हम प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी जो फाउंडेशन नींव रखी थी वो कार्लस लीनियस ने ही रखी थी, ठीक। अब टेक्सोनॉमी बेसिस की बात की जाए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टेक्सा में डिवाइड किया गया, ठीक, और इन्हीं अलग अलग क्लासिफिकेशन को बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी बोलते हैं। बोल सकते हैं टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी में हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो देख लो। पहले सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देते हैं। मॉर्फोलॉजीज को हमने स्टार्ट में बोला था, ठीक। इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, उनके मतलब ऑर्गन के बारे में, उनके स्केलेटल सिस्टम के बारे में सारी बातें कर रहे हैं, ठीक। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक। वो किस डेवलपमेंट स्टेज में है, वो लार्वल स्टेज है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज है, फिर क्या है, ठीक। और उनके उनका इकोलॉजिकल रोल क्या है नेचर में, मतलब उनका हैबिटाट क्या है, किस प्रकार से दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इन सारी चीजों को मिला कर ही हम क्या बनाते हैं? मॉडर्न टेक्सोनॉमी बनाते हैं, ठीक है, ठीक। अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी के जो चार पिलर अभी तक हमने पढ़ते चले वो क्या है? सबसे पहला मॉडर्न पिलर है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा मॉडर्न पिलर है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है क्लासिफिकेशन और चौथा है हमारा क्या? नोमेनक्लेचर, ठीक। करेक्ट, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन में क्या करते हैं? हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनके फीचर्स के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाइंग फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ठीक। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? कि मैचिंग अननोन ऑर्गेनिज्म विद नोन वन, ठीक, जो ऑर्गेनिज्म को हम मैच करते हैं, नोन टू अननोन मैच किया जाता है, ठीक। क्लासिफिकेशन क्या होता है? हम एक हायरार्की में ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं, ठीक है। और नोमेनक्लेचर क्या होता है? कि साइंटिफिक नेम दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, ठीक। दीज फोर टुगेदर मेक अप द कंप्लीट टेक्सोनॉमिक प्रोसेस, ये पूरी टेक्सोनॉमिक प्रोसेस को ये बनाते हैं, ठीक।
ओरिजिन ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो कोई काफी नया नहीं है, हमारे पूर्वज जिसको मतलब इस्तेमाल करते चले हैं, बट उनका पर्पज कुछ और था, हमारा पर्पज कुछ और है। ठीक, ह्यूमंस हैव प्रैक्टिस्ड बेसिक टैक्सोनॉमी सिंस एंशिएंट टाइम। अर्ली टाइम पर पीपल क्या करते थे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स, देयर यूटिलिटी, जैसे कि खाने के लिए करते थे, क्लोथिंग के लिए करते थे, शेल्टर पर्पस के लिए करते थे। ठीक, तो उनका क्लासिफिकेशन यूज बेस पे था। ठीक है, कि हम किसी को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया था। ठीक, और जबकि जो सिस्टमैटिक्स है वो एक एडवांस स्टडी है। ठीक है, तो ह्यूमंस हैव लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। द वर्ड सॉरी दिस डीपर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। ठीक, हमने चीजों को आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया, नाम दिया, ये तो हम करते चले आ रहे हैं। ठीक, अब उन्हीं चीज को हम जब डीप में स्टडी करने लगते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ठीक, सिस्टमैटिक्स का जो वर्ड है वो लैटिन से आया हुआ है, नाम है सिस्टमा। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मतलब किसी भी चीज को साइंटिफिक वे में सिस्टमैटिक तरीकों से अरेंज करना ही सिस्टमैटिक्स कहलाता है। ठीक है, लीनियस ने इसके बारे में अपनी किताब में बताया था, किताब का नाम था सिस्टमा नेचुराe, कहीं मिले तो पढ़ लेना, हमें नहीं मिली आज तक। ठीक है, एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आती है, नोमेनक्लेचर आता है, क्लासिफिकेशन आता है। ठीक, और साथ ही साथ ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी फोकस करता है, जो हमें ये बताता है कि ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से रिलेट कर रहे हैं थ्रू एंसेस्टर्स। और साथ ही साथ ये फाइलोजेनेटिक ट्री, जिसको हम एवोल्यूशनरी ट्री बोलते हैं, उसको ये बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। जब हम चीजों को क्या बोलते हैं, बेस लेवल से हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि हमें सबसे ऊपर वाली चीज दिख गई, अब उसके नीचे नीचे क्या क्या है वो सारी चीजें ढूंढने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है इनकी। ठीक, तो उसमें ये हेल्प करता है। आखिरी आउट ऑफ द बॉक्स है कुछ फीचर्स है। ठीक, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में बेसिकली डिफरेंस है। तो टैक्सोनॉमी का फोकस होता है नेमिंग और क्लासिफिकेशन पर, जबकि सिस्टमैटिक्स नेमिंग क्लासिफिकेशन के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी फोकस करता है। इसलिए हम इसको क्या बोले, डीपर स्टडी बोल रहे हैं, टैक्सोनॉमी से डीपर। टैक्सोनॉमी में क्या किया आपने, आइडेंटिफाई किया, नाम दिया, क्लासिफाई कर दिया, बस। लेकिन सिस्टमैटिक्स में आप नाम दे रहे हो, क्लासिफाई करो, साथ ही साथ उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी देख रहे हो। स्कोप टैक्सोनॉमी का नैरोअर होता है, छोटा होता है, लेकिन सिस्टमैटिक्स में काफी ब्रॉड लेवल पे होती हैं चीजें। ठीक, इसमें जो टैक्सोनॉमी हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, लेकिन सिस्टमैटिक्स में मॉर्फोलॉजी, उनकी जेनेटिक्स और उनके एवोल्यूशन तक को ध्यान में दिया जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।